तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी या दलों का सम्मेलन या जिसको शॉर्ट में COP भी बोलते हैं के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सबने COP जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी या दलों का सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है के बारे में जरूर सुना होगा। इसमें COP शब्द का इस्तेमाल वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्रों और हितधारकों की एक सभा के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि जो COP है, जो इसकी मीटिंग है, जो इसकी सभा है, वो हर एक साल होती है और इसी क्रम में COP 29 की मीटिंग 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित की जानी है। तो आज के इस वीडियो में हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसे हिंदी में दलों का सम्मेलन भी कहते हैं, के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसको शॉर्ट में COP बोलते हैं, जिसकी मीटिंग का आयोजन हर साल होता है। तो वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, फिर जानेंगे COP की उत्पत्ति, इसके बाद जानेंगे COP के उद्देश्य, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के उद्देश्य, इसके बाद देखेंगे COP की संरचना और प्रक्रिया, इसके बाद देखेंगे COP की प्रमुख उपलब्धियां एवं समझौते, इसके बाद देखेंगे COP की प्रमुख चुनौतियां और आलोचनाएं, फिर देखेंगे COP की पार्टियों का नवीनतम सम्मेलन और अंत में देखेंगे निष्कर्ष, कंक्लूजन। ठीक है, तो इन सब चीजों को आज के इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं COP के बारे में कि क्या है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या COP। तो COP का मतलब पार्टियों का सम्मेलन से है और इस शिखर सम्मेलन में उन सभी देशों ने भाग लिया है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि एक संधि है जो कि 1994 में लागू हुई थी। अब अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे शब्दों में पार्टियों का सम्मेलन COP जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC व जैविक विविधता का सम्मेलन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जो जलवायु परिवर्तन के गंभीर मुद्दे को संबोधित करने के लिए दुनिया के लगभग हर देश को एक साथ लाता है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं COP के बारे में। तो COP का सम्मेलन वार्षिक सम्मेलन है जहां राष्ट्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने और विनाशकारी जलवायु प्रभावों को रोकने के उपायों पर चर्चा, बातचीत, कार्यान्वयन के लिए एकत्रित होते हैं। COP बैठकें उनकी संख्या द्वारा निर्दिष्ट की जाते हैं, जैसे COP 21, COP 26 और इसी क्रम में 11 नवंबर से COP 29 का आयोजन किया जा रहा है। COP चर्चाओं, समझौतों और नीतिगत रूपरेखाओं के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय जलवायु सहयोग के लिए प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करता है, जो पर्यावरणीय प्रबंधन, आर्थिक नीतियों और सतत विकास के भविष्य को आकार देता है। तो ये था हमारा COP, जिसको हमने अभी देखा और जिसमें हमने UNFCCC की बात की। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा UNFCCC के बारे में भी देख लेते हैं। तो अब अगर हम थोड़ा UNFCCC के बारे में देखें तो जिन 197 देशों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की पुष्टि की है, उन्हें कन्वेंशन के पक्ष कहा जाता है। UNFCCC का अंतिम उद्देश्य जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना है। तो ये था हमारा COP, जिसको हमने अभी देखा। अब हम बात करते हैं COP की उत्पत्ति, ओरिजिन के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि COP की जो उत्पत्ति वो कैसे हुई है। ठीक है, तो COP की स्थापना पहली बार 1995 में UNFCCC को अपनाने के बाद की गई थी, जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में विकसित एक अंतरराष्ट्रीय संधि थी। UNFCCC ने ग्रीन हाउस गैस को स्थिर करने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ समन्वित वैश्विक कार्यवाही के लिए आधार तैयार किया है। दुनिया के लगभग सभी देश अब UNFCCC के हस्ताक्षरकर्ता हैं। तो ये था हमारा COP की उत्पत्ति। चलते हैं आगे।
और अब हम देखेंगे सीओपी के उद्देश्य। तो अब अगर हम सीओपी के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो जो सीओपी के प्रमुख उद्देश्य है ना, उनमें सबसे पहला है पार्टियों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय संचार और उत्सर्जन सूची की समीक्षा करना, और इस जानकारी के आधार पर सीओपी पार्टियों द्वारा उठाए गए उपायों के प्रभावों और कन्वेंशन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने में हुई प्रगति का आकलन करना। ठीक है। इसके बाद जो इसका दूसरा उद्देश्य है वह है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के वर्तमान स्तर का आकलन करना। तीसरा उद्देश्य है राष्ट्रीय योगदान की समीक्षा करना। अगला उद्देश्य है उत्सर्जन में कटौती के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। और जो पांचवा इसका उद्देश्य है वह है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जलवायु प्रभावों के अनुकूलन और टिकाऊ आर्थिक बदलाव के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करना। ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे सीओपी के उद्देश्य जिनको हमने यहाँ पर देखा। चलिए चलते हैं और अब आगे और देखते हैं सीओपी की संरचना या प्रक्रिया, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ सीओपी। तो आइए अब बात करते हैं सीओपी की संरचना और प्रक्रिया की। तो प्रत्येक सीओपी सत्र में सामान्यतः औपचारिक वार्ता, उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सत्र और विषयगत साइड इवेंट का संयोजन शामिल होता है। ठीक है। तो सीओपी जो सत्र होते हैं उसमें आपको औपचारिक वार्ता देखने को मिलेंगी, उसके अलावा उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सत्र आयोजित किए जाते हैं, और इन दोनों के अलावा विषयगत साइड इवेंट भी आयोजित की जाती हैं। ठीक है। अब अगर हम औपचारिक वार्ता की बात करें तो औपचारिक वार्ता में औपचारिक बातचीत पूर्ण सत्र में होती है, जहां देशों के प्रतिनिधि बयान देते हैं, प्रस्ताव पेश करते हैं और समझौतों पर बातचीत करते हैं। ठीक है। ये होती है हमारी औपचारिक वार्ता। इसी प्रकार उच्च स्तरीय और मंत्री स्तरीय सत्र में उच्च स्तरीय खंड, जिसमें राष्ट्र अध्यक्ष और सरकारी अधिकारी भाग लेते हैं, राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं और अक्सर देशों के लिए महत्वाकांक्षी जलवायु पहलुओं की घोषणा करने के अवसर के रूप में कार्य करता है। ठीक है। जो ये सत्र होता है उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सत्र। ठीक है। इसमें राष्ट्र अध्यक्ष और सरकारी अधिकारी भाग लेते हैं जो महत्वाकांक्षी जलवायु पहलुओं की घोषणा करते हैं। ठीक है। अब अगर विषयगत साइड इवेंट की बात करें तो ये मुख्य वार्ताओं के अलावा सीओपी में गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, व्यवसायों और स्वदेशी समूहों द्वारा आयोजित साइड इवेंट की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। वे कार्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा, टिकाऊ कृषि, जैव विविधता संरक्षण और सामाजिक समानता जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए जलवायु चुनौतियों और समाधानों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है। तो ये होता है हमारा विषयगत साइड इवेंट, जिसमें गैर सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान, व्यवसायी संस्थान और स्वदेशी समूह शामिल होते हैं। ठीक है। आइए अब बात करेंगे हम सीओपी के प्रमुख उपलब्धियों एवं समझौतों की। ठीक है। अब देखेंगे कि सीओपी की क्या उपलब्धियां और क्या समझौते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में सीओपी ने ऐतिहासिक समझौते किए हैं, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को आकार दिया है। प्रत्येक सत्र पिछले वर्षों की प्रगति पर आधारित है, जिसमें वैश्विक जलवायु नीतियों पर संचयी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हम कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों को देखेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इसमें क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। जो कि सीओपी 3 है। ठीक है। जो और 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। सीओपी की पहली प्रमुख उपलब्धियों में से एक क्योटो प्रोटोकॉल के तहत औद्योगिक देशों को विशिष्ट लक्ष्यों द्वारा अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता थी। इस समझौते ने विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व स्थापित किए, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पहले ठोस अंतरराष्ट्रीय प्रयास का प्रतीक है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा सीओपी है या समझौता है जो कि कानूनी रूप से बाध्य है, तो वह क्योटो प्रोटोकॉल होगा, जो कि सीओपी 3 था और 1997 में हुआ था। ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले समझौते की ओर, जो कि है पेरिस समझौता। ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट देखेंगे अब। यह सीओपी 21 है, जो कि 2015 में हुआ था। शायद सीओपी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर पेरिस समझौता है। पेरिस समझौता ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे तक सीमित करने के लिए एक अभूतपूर्व सहमति का प्रतिनिधित्व करता है। औद्योगिक स्तर पर क्योटो प्रोटोकॉल के विपरीत पेरिस समझौते में विकसित और विकासशील दोनों देशों की प्रतिबद्धताएं शामिल है। यह समझौता जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन
लचीलेपन पर भी जोर देता है। उत्सर्जन को कम करने के लिए बढ़ते महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रत्येक राष्ट्र को हर 5 साल में एक अद्यतन एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी प्रस्तुत करना होता है। तो अगर कभी ये पूछा जाए कि कौन सा समझौता, कौन सी सीओपी मीटिंग ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने की बात करता है, तो वह पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट होगा, जो कि सीओपी 21 है और 2015 में हुआ था। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं अगला समझौता, जो कि है ग्लासगो जलवायु समझौता, जो कि सीओपी 26 था और 2021 में हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप कोयला चरण डाउन स्टेप डाउन पर समझौते हुए इसमें कोयले को चरणबद्ध करने के बजाय चरण डाउन करने की योजना बनाई गई। ठीक है, इस सम्मेलन में मीथेन उत्सर्जन में कटौती और अनुकूलन प्रयासों के लिए जलवायु वित्त बढ़ाने की प्रतिज्ञा भी शामिल थी। ठीक है, तो ये था हमारा ग्लासगो जलवायु समझौता सीओपी 26, जो कि 2021 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला समझौता। तो अगला समझौता है हानि और क्षति कोष, जो कि ये सीओपी 27, जो 2022 को मिस्र में हुआ था। तो इस सम्मेलन में कमजोर देशों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के जवाब में सीओपी 27 ने जलवायु परिवर्तन अपरिवर्तनीय प्रभावों से प्रभावित देशों को समर्थन करने के लिए एक वित्तीय तंत्र की स्थापना की। हानि और क्षति कोष के रूप में जाना जाता है। यह चरम मौसम की घटनाओं, समुद्र के स्तर में वृद्धि और मरुस्थलीकरण जैसी जलवायु संबंधी आपदाओं से पीड़ित देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस समझौते में स्वीकार किया गया कि विकासशील देश, जिन्होंने वैश्विक उत्सर्जन में सबसे कम योगदान दिया है, जलवायु प्रभावों का खामियाजा भुगतते हैं। इस समझौते में स्वीकार किया गया कि जो विकासशील देश है ना, जिन्होंने वैश्विक उत्सर्जन में सबसे कम योगदान दिया है, वही सारे देश जलवायु प्रभावों का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हानि और क्षति कोष, जो कि सीओपी 27 में बना था, 2022 में हुआ था मिस्र में। ठीक है, आइए अब बात करते हैं सीओपी की प्रमुख चुनौतियों और आलोचनाओं की। ठीक है, तो अपनी उपलब्धियों के बावजूद सीओपी को आवश्यक गति और पैमाने पर जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें पहली है अलग अलग आर्थिक हितों और क्षमताओं वाले लगभग 200 देशों के बीच आम सहमति तक पहुंचने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अक्सर धीमी प्रगति और समझौते होते हैं, जो समझौतों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विकसित देशों ने जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए विकासशील देशों को सालाना $100 अरब प्रदान करने का वादा किया है, लेकिन वास्तविक धनराशि अक्सर कम होती है। ठीक है, तो जो भी विकसित देश हैं वो वादा तो करते हैं इतने रुपए या इतने डॉलर देने का, लेकिन ये जो वादे होते हैं वो पूरी तरह से पूरे नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो पहली तो ये चुनौती हो गई। इसके बाद जो इसकी अगली चुनौती वह है ये है कि औद्योगिक देशों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान दिया है, फिर भी विकासशील देशों को प्रभावों का अनुपातहीन हिस्सा देना पड़ता है। इस असमानता ने जलवायु न्याय पर बहस को तेज कर दिया है। ठीक है, अगली चुनौती है कि इसके अलावा स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं और गैर बाध्यकारी लक्ष्यों पर निर्भरता ने समझौतों के कार्यान्वयन और जवाबदेही के बारे में संदेह पैदा कर दिया है। ठीक है, इसके बाद जो इसकी अगली आलोचना है वह यह है कि धीमी प्रगति। कई लोग तेज प्रभावशाली बदलाव हासिल करने में विफल रहने के लिए सीओपी की बैठकों की आलोचना करते हैं, जिससे वैश्विक उत्सर्जन को कम करने में सीमित प्रगति हुई है। ठीक है, इसकी जो अगली आलोचना है वह यह है जिम्मेदारियों में असमानता। ठीक है, तो विकासशील देश अक्सर तर्क देते हैं कि उन्हें विकसित देशों के समान जिम्मेदारियां नहीं उठानी चाहिए, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से उत्सर्जन में अधिक योगदान दिया है। ठीक है, तो यह विकासशील देशों की मांग रहती है कि जो विकसित देश हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान दिया है, उनको ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं पार्टियों के नवीनतम सम्मेलन की। ठीक है, लेटेस्ट सीओपी की जो मीटिंग होनी है उसके बारे में अब देखते हैं। तो जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की थी, जो लेटेस्ट सीओपी की मीटिंग है वो 11 से 22 नवंबर को बाकू अजरबैजान में आयोजित होने वाली है। ठीक है, तो नवीनतम सीओपी शिखर सम्मेलन सीओपी 28 था। ठीक है, जो पिछले साल हुआ था, जो 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का 28वां सत्र था। ठीक है, जो कि पिछले साल हुआ था, कहाँ हुआ था? दुबई में। ठीक है, अब अगला सम्मेलन नवंबर
24 में बाकू अजरबैजान में होगा, जो कि COP 29 होगा और 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह स्थान अजरबैजान की राजधानी बाकू में स्थित है। ठीक है, आइए अब लास्ट में हम देख लेते हैं निष्कर्ष या कंक्लूजन। ठीक है, तो पार्टियों का सम्मेलन वैश्विक जलवायु सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है जो बातचीत, समझौतों और प्रतिबद्धताओं को बढ़ावा देता है, जो एक अधिक टिकाऊ दुनिया की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। हालांकि इसने क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौतों जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं, COP को सार्थक पैमाने पर जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न राष्ट्रों की जरूरतों और जिम्मेदारियों को संतुलित करना, पर्याप्त धन सुरक्षित करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना निरंतर मुद्दे बने हुए हैं। हालांकि COP के निरंतर प्रयास और उभरते एजेंडे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, लेकिन इसकी सफलता वादों से कार्यवाही की ओर बढ़ने के लिए देशों की सामूहिक इच्छा पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, या जिसको दलों का सम्मेलन भी हिंदी में बोलते हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ जानने का प्रयास किया। और हाँ, जब ये मीटिंग जो COP 29 जो मीटिंग होगी 11 से 22 नवंबर के बीच में, इस मीटिंग होने के बाद जो भी आउटकम आएगा उसको हम एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।